Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video I'm going to discuss the biography and the literary career of George Bernard Shaw. In the previous videos I have delivered many lectures on English literature as well as of Russian literature and American literature. So in this video I'm going to discuss about George Bernard Shaw and I will give the link of those videos in the description box. और इसके अलावा हम हेनरी गिब्सन को भी डिटेल्ड डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, ये एक आयरिश प्ले राइटर था, क्रिटिक था, पोलेमिस्टिक था, ठीक है, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशलिस्ट था। ठीक है, और ये पोलेमिस्टिक क्या होते हैं? पोलेमिस्टिक ऐसे पर्सन को कहते हैं हु वाज फेमस फॉर कंट्रोवर्शियल स्पीचेस और डिबेट्स। तो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, ही वाज फेमस फॉर हिज कंट्रोवर्शियल स्पीचेस एंड डिबेट्स। ठीक है, तो ही वाज बर्न इन 26 जुलाई 1856 को डबलिन आयरलैंड के अंदर पैदा हुआ और 2 अक्टूबर 1950 को यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, आर्ट एंड लिटरेचर। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, ये स्टार्ट से ही म्यूज़िक के अंदर, आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और लेटर ऑन इसने नेशनल गैलरी ऑफ आयरलैंड को ज्वाइन कर लिया था। वो फेमिनिस्ट था अपने ही इरा के अंदर, यानी इस तरीके से कि जिस इरा में वो रह रहा था उस वक्त जो फेमिनिज़म था इतना डेवलप नहीं था, लेकिन वो फेमिनिस्ट था ऑफ हिज ओन टाइम, यानी उस इरा में जितना फेमिनिज़म की जितनी अप्रोच थी उस हद तक उसने बात की। ठीक है, नेक्स्ट है 1984 के अंदर ही जॉइन फैबियन सोसाइटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैबियन सोसाइटी को इसने कब ज्वाइन किया? 1984 को। और जो फैबियन सोसाइटी थी दैट वाज अ सोशलिस्ट ग्रुप लिंक विद लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, फिर 1898 के अंदर इसने शादी की टाउनसेंड से। ही वॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम हेनरिक इब्सन, मार्क्स और चार्ल्स डिकन्स। कार्ल मार्क्स से, हेनरिक इब्सन से, चार्ल्स डिकन्स से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था और स्पेशली ये हेनरिक इब्सन के रियलिज़म से, यानी वो हेनरिक इब्सन, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हेनरिक इब्सन को फादर ऑफ रियलिज़म और मॉडर्न ड्रामा भी कहा जाता है। तो ये हेनरिक इब्सन के रियलिस्टिक एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था और दैट्स वाई कि इसने अपनी राइटिंग के अंदर भी रियलिज़म को शो किया। ठीक है, कुछ न्यूनेस लेके आया था, कुछ क्रिएटिविटी की थी इसने। और इसके अलावा ही इंट्रोड्यूस थिएटर ऑफ आइडियाज़ टू इंग्लिश स्टेज, यानी थिएटर ऑफ आइडियाज़ को इसने इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश स्टेज के अंदर। अब हम बात करते हैं हेनरिक इब्सन के अवार्ड्स के बारे में। तो जो हेनरिक इब्सन है, 1925 को हेनरिक इब्सन को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया और 1930 को में इसे एकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, वो दिया गया। और ये जो ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड है, ये इसे पिग्मैलियन, जो इसका एक प्ले है, उस पर दिया गया था। इसने पिग्मैलियन को अडोप्ट किया था टू अ स्क्रीन प्ले, दैट वाज अडोप्टेड टू अ स्क्रीन प्ले, और उस पर इसे ये दिया गया था एकेडमी अवार्ड। ठीक है, और इसके अलावा ये जो जब इसने ये अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड को रिसीव किया, तो ये हैप्पी नहीं था, इसने एज अ इंसल्ट जिस तरह हम फील करते हैं, तो इस तरीके से इसने इस अवार्ड को रिसीव किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके लिटरेरी करियर के बारे में डिस्कस करते हैं। लिटरेरी वर्क्स के अंदर जब भी हम डिस्कस करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे माइंड में आती है कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने अपना जो वर्क था एज अ नॉवलिस्ट स्टार्ट किया था। एज अ ड्रामाटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन एज अ नॉवलिस्ट इसने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट किया। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल इसने नॉवेल्स लिखी थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल नॉवेल्स थी, जिसे पब्लिश नहीं करवाया गया था और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, फिर 1884 के अंदर ही मेट विद द प्रोमिनेंट क्रिटिक एंड जर्नलिस्ट विलियम आर्चर। ठीक है, उसके साथ उससे मिला और उसने इसे इंस्पायर किया दैट यू शुड हैव टू राइट प्लेस। ठीक है, फिर इसके बाद इसने प्लेस लिखना स्टार्ट किए। जब उसने इसे इंस्पायर किया तो उसके बाद इसने जॉब स्टार्ट की। पहले न्यूज़ रिव्यू, यहाँ न्यूज़ आएगा, न्यूज़ रिव्यूज़ में इसने जॉब्स करना स्टार्ट की थी, जिसके अंदर इसने यानी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ पे अपने रिव्यूज़ देता था। और 1985 के अंदर ही बिकेम द ड्रामा क्रिटिक फॉर सैटरडे रिव्यू। सैटरडे रिव्यू एक न्यूज़पेपर का नाम है और 1985 के अंदर ये इस न्यूज़ का ड्रामा क्रिटिक बन गया था। और इस यहाँ ड्रामा क्रिटिक बनने के बाद इससे बहुत ज़्यादा फेम मिली थी और फिर इसके बाद इसने अपने प्लेस लिखना स्टार्ट कर दिए। इसका जो फर्स्ट प्ले था दैट वाज पब्लिश इन 1898, एक्चुअली दैट वाज द कलेक्शन ऑफ प्लेस। ठीक है, जिसके अंडर द नेम ऑफ प्लेस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट के नाम से 1898 को पब्लिश करवाया गया था। और ये इसकी फ़र्स्ट कलेक्शन ऑफ प्लेस था, जिसके अंदर द विडोज़ हाउस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है।
1901 के अंदर इसने अपना मैन एंड सुपरमैन वर्क पब्लिश करवाया, जिसके अंदर वो ह्यूमन कैपेबिलिटी के बारे में बात करता है। और ये जो मैन एंड सुपरमैन है, पिग्मेलियन है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हाउस है, ये तीनों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। 1904 के अंदर इसने जॉन बल्स अदर आइलैंड को पब्लिश करवाया और इसके अंदर वो सटायर करता है ब्रिटिश ओपिनियन पे कंसर्निंग हिज नेटिव आइलैंड। तो मैंने आपको बताया कि ये एक आयरिश प्ले राइटर था, तो उस पर कंसर्न करते हुए ये करता है सटायर करता है। 1905 के पब्लिश करवाया गया मेजर बारबरा, जिसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करता है उन सोशल कॉन्शियसनेस एंड रिफॉर्म्स पे। और 1914 पे में मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका प्ले पब्लिश हुआ अंडर द नेम ऑफ पिग्मेलियन, जिस पे इसने, मैंने आपको बताया, ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया और ये फाइनेंशियल सक्सेस था, यानी इस पे इसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस हुई। फिर नेक्स्ट है हार्ट ब्रेक, इसका एक वर्क इसने पब्लिश करवाया, ठीक है, जो एक एलिगरी है ऑफ यूरोपियन सोसाइटी पे बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। और फिर 1923 के अंदर इसने अपना वर्क पब्लिश करवाया सेंट जॉन, जो एक हिस्टोरिकल ट्रेजिडी है। इसके अलावा इसने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे, मोर देन 60 प्लस इसने प्लेस लिखे थे, तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है मैंने सिर्फ वही लिखे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में बियॉन्ड बिलियंस के नाम से 1948 में इसने फुल लेंथी प्ले को पब्लिश करवाया था 1948 के अंदर। अब हम, ये तो हो गया इसके लिटरेरी कैरियर के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया, तो अब हम इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो राइटिंग स्टाइल है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, तो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के आपने हमेशा ये याद रखना है, ये एक ऐसा राइटर था जो हमेशा न्यूनेस चाहता था, ये रेवोल्यूशन चाहता था और ये चाहता था कि लोग अपने हक़ के लिए बात करें। इसने दूसरों के हक़ के लिए बात करना शुरू की। इसने जो सप्रेस्ड सोसाइटी थी, कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए इसने बात की। तो क्या करता है, ही यूज्ड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। एक होता है कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग वो ऐसा स्टाइल होता है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्टाइल चलता ही आ रहा है और उसी को हमने एज इट इज़ फॉलो करके हमने अपने वर्क्स को प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल स्टाइल। लेकिन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग ऐसा होता है कि जिसके अंदर जो डिफरेंट होता है फ्रॉम द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यानी जो पहले लिखा जा रहा है वर्क उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड अनकन्वेंशनल स्टाइल। तो इसने अनकन्वेंशनल स्टाइल यूज़ किया, इट्स मीन कि इसने न्यूनेस को क्रिएट किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिसन अदर ट्रेडिशनल वेज टू क्रिएट न्यूनेस। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, राइटिंग के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये क्या करता था, पहले दूसरों के व्यूज़ सुनता था, दूसरे के वर्क्स को पढ़ता था। ये नहीं कि न्यूनेस चाहता है तो सबसे बिल्कुल सेपरेट ही हो जाना, पहले उनके साथ रिलेट उनके वर्क्स को देखता था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता था, फिर उन्हीं पॉइंट्स से ये न्यूनेस क्रिएट करता था, ठीक है। ओके, तो इन हिज वर्क ही स्पीक्स अबाउट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये लोगों को कहता था यू शुड हैव टू टॉक अबाउट योर ओन राइट्स, तो इसलिए ये इनजस्टिस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट था और इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के बारे में वो लिखता है कि लोगों को इनजस्टिस नहीं बल्कि जस्टिस मिलना चाहिए। ही राइट अबाउट मार्जिनलाइज्ड सप्रेस्ड पीपल एंड आल्सो वांट्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी, इसके बारे में लिखता था, जैसे मैं आपको बताया। और कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म बहुत यूज़ करता था, जैसे कि वो हेनरिक इब्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, दैट्स वाई ही यूज टू राइट अबाउट द रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ए सोसाइटी, ठीक है। कल्टिवेटेड सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ ह्यूमर आएगा, ह्यूमर एंड लव ऑफ फ्लावर इन हिज वर्क कुड बी सीन, तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी वो देता है, ठीक है। टच ऑफ द सेंस ऑफ ह्यूमर कुड आल्सो बी सीन इन हिज वर्क्स। ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देता है अपने वर्क्स के अंदर टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन वेल। तो क्या है ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो इसलिए देता है दैट कि वो इसलिए चाहता था कि कुछ होप हो, यानी कुछ उम्मीद होनी चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ज़ाहिर सी बात है जब हम पेसिमिस्ट हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल लॉस हो जाता है, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देता था। फिर ही यूज्ड, और इसका ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देने की एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी थी कि क्या है 1856 से 1950 तक टाइम स्पैन है, 50 तक, तो उसके दौरान इसने वर्ल्ड वार को भी देखा था, दैट्स वाई ही यूज्ड टू राइट अबाउट द ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ही यूज्ड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ पावर, ठीक है। तो अगर इंग्लिश को वो क्या करता है कि वो इस तरह यूज़ करता है कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ऑफ पावर के तौर पे दिखाता है। वो कहता है कि जो इंग्लिश है ना, यानी लैंग्वेज ऑफ पावर है, इसके अंदर इतनी पावर है कि ही कैन चेंज द व्यूज़ द आइडियाज़ ऑफ द पीपल थ्रू हिज लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ पावर यूज़ करता था टू इफेक्ट पीपल्स हार्ट। प्रोग्रेसिविज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, जिसके अंदर हमें इसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ अबाउट द कॉमेडिक ड्रामास देखने को मिलते हैं।
न्यूनेस आइडियाज़ या रेवोल्यूशन चाहता था। ही वॉज अगेंस्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ ऐसे सटारिकल एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से ही वो अगेंस्ट हो गया था आर्ट फॉर आर्ट सेक के। तो इसलिए वो कहते हैं कि आर्ट को किसी पर्पस के लिए लिखा जाना चाहिए। वो हमेशा लोगों के लिए बात करता था, ठीक है। वो कहता है कि इंसान की एक पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस के लिए वो लिखता था, ठीक है। रोड प्रॉब्लम प्लेस भी इसने लिखे थे, ठीक है। और आम एंड द मैन इसका एक प्रॉब्लम प्ले है। तो ये तो था, हमने डिस्कस किया अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इसके अलावा अगर हम थीम्स ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ देखें तो क्या है, वो सोशल जस्टिस का थीम देता है अपने वर्क्स के अंदर, पॉलिटिकल चेंज है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है, एजुकेशन सप्रेशन के बारे में बात करता है, ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करता है, रियलिज्म के बारे में बात करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो इसके वर्क्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सबसे पहले ये कहा जाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, of music he knew a little, of art and drama he knew nothing, but he had a naturally keen intellect called gift of gab। तो जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इससे गिफ्ट ऑफ गैब कहा जाता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के बारे में कहता है। वो कहते हैं दूज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी कोटेशन एक है, वो कहता है बीवेयर ऑफ फॉल्स नॉलेज, बीवेयर ऑफ फॉल्स नॉलेज, इट इज़ मोर डेंजरस दैन इग्नोरेंस। यानी फुल ऑफ नॉलेज पे वो यकीन रखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बात करता है कि कन्वेंशनल स्टाइल को फोकस नहीं करता लेकिन अनकन्वेंशनल पर फोकस करता है, बट एट द सेम टाइम वो कन्वेंशनल स्टाइल को पढ़ता है, उनसे नई आइडिया जनरेट करता है, ये जानने के लिए कि जो नॉलेज पहले से चला आ रहा है वो कैसा है, ठीक है। यानी बीवेयर ऑफ फास्ट नॉलेज, उससे फास्ट नॉलेज से बीवेयर होने की बात करता है, लेकिन क्योंकि वो डेंजरस होता है, बिकॉज इट इज़ मोर डेंजरस दैन इग्नोरेंस। इसलिए वो कहता है कि पहले चीज़ों को पढ़ लिया जाए फिर उनसे न्यूनेस क्रिएट की जाए। और जो मैंने अभी बात की इसके वर्क के बारे में, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ऑफ पावर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश एंड देयर इज़ प्रेजेंटेबल इंग्लिश विच वी कॉल गुड इंग्लिश। तो ये इंग्लिश के बारे में बात करता है, पावर ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में डिटेल डिस्कशन की, एज अ ड्रामाटिस्ट इस क्वेश्चन को कवर किया, लिटरेरी करियर, उसके अवार्ड, उसके वर्क्स, उसकी किस किन चीज़ों को उसने इंस्पायर किया था उसके बारे में डिस्कस किया। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।